आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और हम बात कर रहे हैं विकसित भारत के सपने में मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान की। अब जो शख्सियत हमारे बीच आने वाली हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी मौजूद है। मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने हैं। उनका बड़ा हिस्सा इन्हीं के मंत्रालय में भी आता है। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह जी का। और उनसे खास बातचीत इस सबसे बड़े मंच पर करने जा रहे हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी। जोरदार तालियों के साथ आप सभी हमारे खास मेहमान का स्वागत करें। राकेश सिंह जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी मंच पर आएंगे और साथ ही सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रेडी? राकेश जी कहां से शुरू करें? जहां से शुरू करना हो। देखिए, राकेश जी को पहली बार मुलाकात मेरी 2004 में हुई थी। पहली बार संसद में जीत कर आए थे दिल्ली में। फिर दिल्ली में इनके ज्यादा दोस्त हो गए अब मेरे ख्याल से, और हम लोग इनको मिस बहुत करते हैं। तो सवाल हम दिल्ली से ही शुरू करना चाहेंगे। राकेश जी, संसद छोड़ना कैसा लगता है? स्वाभाविक है, 20 साल दिल्ली में गुजरे, 4 बार लोकसभा में, और जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। हर बार बढ़ी हुई जीत के साथ एक रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा का काम करने का तरीका और विधानसभा का काम करने का तरीका, दोनों में फर्क है। लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को डूब के करना, मुझे लगता है ये सभी के लिए आवश्यक है। और विशेष रूप से जब आप सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके पास में बहुत बार ऑप्शंस नहीं होते हैं। जो नेतृत्व तय करता है उसको लेकर आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, कसौटियों पर खरा उतरना, और सबसे बड़ी बात है लोगों को संतुष्टि हो लेकिन आप खुद भी अपने काम से संतुष्ट हो, यह आवश्यक है। राकेश जी, कई चीजें देखी आपकी संसद में हम लोगों ने। आपने टेट्रा टैक्स का घोटाला आपने उजागर किया, अविश्वास प्रस्ताव आया था मनमोहन सरकार के खिलाफ, तब आप बोले थे। चीफ विप रहे पार्टी के, लगातार आप लाइमलाइट में ही रहे। लेकिन पिछले इस सत्र में जो हो रहा है, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जिस तरह से नियमों का उल्लंघन, तमाम नियमों का उल्लंघन करके संसद में बोले, पीएम को उठना पड़ा, अमित शाह को उठना पड़ा। ये 20 साल का मेरा अनुभव है। मैं 8 साल तो चीफ विप ही रहा हूं पार्लियामेंट में, तो फ्लोर मैनेजमेंट से लेके विपक्ष की भूमिका सब कुछ देखा है। विषयों पे चर्चाएं होते हुए भी देखी हैं, गिरते हुए स्तर को भी देखा है। लेकिन जब प्रमुख विपक्षी पार्टी वो खुद इस भूमिका में आ जाए कि संसद की नियम, परंपराएं, मर्यादाएं सभी को भंग करना है, तब ये दुखदायी है और कष्टदायक है। और वो भी ऐसी पार्टी जिसने आजादी के बाद लगभग 56-57 सालों तक देश पे राज किया है। उनकी ये भूमिका, ये नकारात्मक भूमिका, ना तो देश की जनता को रास आती है और ना ही देश को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये सभी को विचार करना चाहिए। इतनी पुरानी पार्टी का कोई नेता जो सदन में नेता प्रतिपक्ष है, और यदि उनका आचरण ही बचकाना हो तो फिर देश उनसे क्या उम्मीद करे? हिंदुत्व पे सवाल उठाना जिस तरह से उठाया उन्होंने। देखिए, हिंदुत्व पर सवाल खड़े करना ये कांग्रेस के लिए, राहुल के लिए नई बात नहीं है। जब भी उनको लगता है कि या तो वो बहुत ज्यादा मुसीबत में है या फिर वो थोड़ा कंफर्टेबल जोन में है, तब तक वो हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते हैं। अभी उनको लगता है कि तीसरी बार भी विपक्ष में बैठने के बाद 99 तक वो पहुंच गए तो शायद उन्होंने बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली है, और इसीलिए उन्होंने फिर से हिंदुत्व पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। चुनाव के पहले की कांग्रेस और राहुल गांधी और चुनाव के बाद के
कांग्रेस और राहुल गांधी, दोनों में बड़ा फर्क होता है। पहले वो मंदिरों में माथा टेकते हुए दिखाई देते हैं, कभी त्रिपुंड लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, और उसके बाद जिस तरह से उनका व्यवहार होता है हिंदुत्व के लिए, जबकि बार बार ये स्थापित हो चुका है कि हिंदू अकेला कोई धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है, एक शैली है, और देश की बहुसंख्यक आबादी उसको मानती है। तो योजना से जानबूझकर बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का अपमान करना, ये केवल और केवल तुष्टीकरण है। कांग्रेस ने पिछले वर्षों में यही किया है और देश का नुकसान किया है। संसद में जिस तरह से बवाल मचाया हुआ है, लगता नहीं है कि ये लोग संसद चलने देगा विपक्ष इस बार। नंबर भी उनके बहुत आए हैं। आप चीफ विप रहे हुए हो, अपने साथियों के लिए क्या सबक या नसीहत या शिक्षा क्या दोगे? कैसे संभाले इनको? नहीं, मैं खैर नसीहत देने वाला तो मैं कौन होता हूं। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां हर रोज आप सीखते हैं, अनुभवों के साथ, वहां घटने वाली परिस्थितियों के साथ, हर चीज से आपको रोज सीखने को मिलता है, और जो जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार वहां पर निर्णय करने होते हैं। ये ठीक है कि मुझे सभी लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला उस चीफ विप की भूमिका में। आज की जो परिस्थितियां हैं उससे भी ठीक तरीके से हमारे जो साथी हैं वो उससे निपट रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने चुनौती होती, जब हम सत्ता में हैं तो हमारे सामने चुनौती होती है कि हमें सदन चलाना है। जो विषय आ रहे हैं, जनता के हित के आ रहे हैं, उनको पारित करना है। कानून जो बनना है वो कैसे बने, देश की जनता के हितों की बात ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, अधिक से अधिक चर्चाएं कैसे हो। तो मित्र आपके उधर रास्ता निकलता है। आपके पुराने मित्र पूछते नहीं है, राकेश अब बताओ क्या करना है? नहीं, चर्चा होती है समय समय पर। आने के पहले भी हमारी काफी चर्चाएं हुई हैं, जब मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली गया था। लेकिन मैंने कहा ना कि वहां हर रोज सीखने के लिए मिलता है, और हमारी जिम्मेदारी चूंकि सदन चलाने की है तो स्वाभाविक है कि चुनौती सामने होती है। विपक्ष में रहकर बहुत आसान है, केवल शोरगुल करना है, सदन की कार्यवाही को बाधित करना है, कोई ना कोई बहाना ढूंढना है, कारण ढूंढना है। वो कारण देश को समझ में आए या ना आए, लेकिन हमारी समझ में आ रहा है तो उससे ये भी स्पष्ट होता है, देश भी ये समझता है कि केवल और केवल कार्यवाही बाधित करने के लिए कई बार ये भी संदेश जाना कि सदन में 100% या 100% से ज्यादा काम हो गया, विपक्ष को ये भी रास नहीं आता। मुझे याद है कि पिछले दिनों में जब तक मैं था, और जब कभी स्पीकर की तरफ से ये बात आती थी कि हमने इतना अच्छा, इतने प्रतिशत काम किया है, तो अगले ही दिन कांग्रेस मौका ढूंढने लगती थी कार्यवाही बाधित करने का। तो ये उनकी कार्यशैली है। राकेश जी, अब दिल्ली से थोड़ा सफर करके अब वापस आप भी आ गए, हम भी अब वापस यहाँ आते हैं। जबलपुर को एक जमाने में बहुत बड़ा गांव बोला जाता था जब आप सांसद बन के आए थे, क्या अब भी गांव है जबलपुर या जबलपुर बदल गया? नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ। ये बात सच है कि 2004 में जब मैं पहली बार चुनकर आया था तो जबलपुर को एक बड़ा गांव अखबार लिखा करते थे, और वो बड़ा तकलीफ देता था। गांव होना तकलीफ की बात नहीं है, हम सभी कहीं ना कहीं गांव से संबंध रखते हैं, लेकिन एक बड़े शहर को व्यंग्य में गांव कहा जाए वो तकलीफदायक था। वो भी तब जबकि जबलपुर एक समय में जब सीपीएन बरार हुआ करता था तो नागपुर और जबलपुर एक बराबरी के शहर होते थे। तो और भी कई सारे कारण थे, डिफेंस की फैक्ट्रीज हैं, बड़ा एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस का है, सब कुछ है, रेलवे का बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर वहां पर बन रहा है, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क होंगे वो वहां पर बन रही है। अभी एयरपोर्ट नया 450 करोड़ रुपए की लागत का बन चुका है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग 460 करोड़ रुपए की एक ऐसी बिल्डिंग जो देखने लायक होगी वो वहां पर बन रही है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क वहां पर बन रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला रोपवे वो वहां पर अनाउंस हो गया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने जबलपुर को अब बदल दिया है और जबलपुर अब महानगर की श्रेणी में है। आप तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, अब जबलपुर से निकलकर आपको पूरा मध्य प्रदेश देखना है। सड़कों पर गड्ढों को लेकर बड़ी चिंता होती थी यहाँ पर। अच्छा सवाल है। आज ही हमने एक ऐप लॉन्च किया है, लोकपथ ऐप। उस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड कर सकता है। आज ही विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उसकी लॉन्चिंग हुई है, और वो कोई भी व्यक्ति गूगल से, और थोड़े दिनों में वो बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर भी आ जाएगा, उससे डाउनलोड आप कर सकते हैं। और जहां भी पीडब्ल्यूडी की सड़क पर गड्ढा है उसका उसी लोकेशन पर खड़े होकर उस ऐप को खोलकर उसी ऐप से फोटो लेकर और उसमें भेजेंगे तो वो जियो टैग्ड फोटो होगा, और वो सीधे उस संबंधित इंजीनियर जिसकी वहां पर जिम्मेदारी है
जिसे हम L1 हमने लेवल 1 का नाम दिया है, उसके पास पहुंचेगा। अब उसकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही वो फोटो उसके पास आता है, क्योंकि वो जियो टैग्ड फोटो है, तो वो उस लोकेशन पे पहुंचेगा, उस गड्ढे को देखेगा और उसकी रिपेयरिंग की व्यवस्था करेगा और 7 दिन के भीतर भीतर उस रोड को, उस गड्ढे को रिपेयर करके वो वापस से उस फोटो को अपलोड करेगा कि ये रोड रिपेयर हो गई है। तो वो शिकायतकर्ता तक भी वो फोटो जाएगी और डिपार्टमेंट के पास भी वो आएगी। तो इस तरह से जनता के साथ ज़्यादा संवाद हो विभाग का। और जब मैंने मंत्रालय संभाला था तो मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके ये मैंने तय किया था, एक टैगलाइन तय की विभाग के लिए, लोक निर्माण से लोक कल्याण, और हम लोक कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, गड्ढों को लेकर इतनी तालियां बज गई हैं, तो पूरे प्रदेश की सड़कें, आपको याद होगा दिग्विजय सिंह से आप लोगों ने सत्ता छीनी थी, तब सड़क और बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश की जनता सड़क और बिजली को लेकर बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है वो समय दिग्विजय सिंह जी का, मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हुआ करता था उस समय, तो हमें हर रोज आंदोलन करना पड़ते थे सड़क और बिजली दोनों को लेकर। बिजली होती नहीं थी, कभी कभी बिजली आती थी। आज की नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं है कि बिजली की हालत क्या होती थी। आज 2 घंटे बिजली नहीं मिलती तो लोग आपत्ति करते हैं, उस समय शायद 2 घंटे बिजली मिलती थी और सड़कों के नाम पर गड्ढे हुआ करते थे, गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ती थी। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद बहुत परिवर्तन आए हैं और अब हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं पर कोई गड्ढे ना हो, सड़कें खराब ना हो। इसके लिए जितना बेहतर संवाद विभाग के साथ साथ जनता के बीच में और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जितना बेहतर हम विभाग को बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये बदला हुआ एक स्वरूप दिखाई देगा। जैसे हमने गड्ढों के लिए ऐप की बात की, किसी गांव की सड़क खराब हो या किसी 2 कस्बों को जोड़ने वाली सड़क खराब हो, तो वहां के लोग क्या कुछ ऐसे उनके लिए ऐप होगा जो आपको सीधे बता सके? ये सीधे, ये दरअसल में इस पे ये विभाग की मॉनिटरिंग में होगा और केवल जिसकी शिकायत है उस तक ये नहीं पहुंचेगा, बल्कि विभाग के डैशबोर्ड में होगा और कोई भी ऑनलाइन इसको देख सकेगा कि कुल कितनी शिकायतें आईं, उनका कितनों का निराकरण हुआ अथवा नहीं। और 7 दिन की समय सीमा तय की है। 7 दिन की समय सीमा के बाद उस संबंधित अधिकारी पर या इंजीनियर पर जिसकी जिम्मेदारी है उस पर कार्रवाई होगी अगर उसने उस गड्ढे को रिपेयर नहीं किया। और चूंकि सब कुछ डैशबोर्ड में सामने दिखाई देगा, इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई गलती करेगा। विभाग के अधिकारी भी बड़ी तत्परता के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। अभी आने वाले समय में हम बहुत कुछ और भी कर रहे हैं। रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम हम लागू कर रहे हैं, IPMS हम लागू कर रहे हैं, जिसके बाद विभाग पूरा बदला हुआ दिखाई देगा। आखिरी सवाल राकेश जी, एक बड़ा कहते हैं हमेशा, एक दिल्ली में एक कहावत चलती है कि रास्ता जो है दिल्ली का वो लखनऊ से होकर खुलता है। इस बार थोड़ा लखनऊ का रास्ता थोड़ा लगता है कि PWD की जरूरत वहां पड़ गई है, थोड़ी सी रास्ता गड़बड़ा गया। मध्य प्रदेश कैसे खुश करने में सफल रहा? इस बार लगता है कि रास्ता मध्य प्रदेश से, भोपाल से निकला है। सारी की सारी पिछली बार जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था पार्टी का, तब हमने सर्वाधिक सीटें उस समय जीती थी 29 में से 28, लेकिन इस बार हमने 29 में से 29 सीटें जीती हैं। ये जनता का आशीर्वाद है, ये किए गए कार्यों पर जनता की मोहर है। ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ कमियां रह गई, वो भ्रम फैलाने में सफल हुए। आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर और जातियों में भेद पैदा करने में वो कुछ हद तक सफल हुए, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक उठाना पड़ा है। लेकिन देश में तीसरी बार, ये भी रिकॉर्ड है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार गैर कांग्रेसी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, और एक ऐसी सरकार जिसने इतने कम समय में, देखिए कांग्रेस ने 56 साल शासन किया, लेकिन देश की स्थिति क्या थी। माननीय मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल आप देखें तो पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है। भारत मां आज गर्व और गौरव से देश को और अपने पुत्रों को निहार रही है। राकेश जी, आप आए न्यूज 18 इंडिया के मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कृपया आप मंच पर ही बने रहिएगा। मैं अनुरोध करूंगी न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के एडिटर ज्योति कमल से वो मंच पर आएं और मंत्री जी को धन्यवाद दें। सबसे बड़ा मंच, सबसे सार्थक चर्चा,
जो हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने यहां पर की।